स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारे चर्चा का विषय है अर्थशास्त्र की ब्रांचेस, अर्थशास्त्र की शाखाएं। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा होती है और बहुत कन्फ्यूजन है। नाम से भी कन्फ्यूजन है लोगों में और इसके कंटेंट क्या है उसके बारे में कन्फ्यूजन है। इसके अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाएगा या क्या इसकी विषय सामग्री है, इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंटों से चर्चा करने के बाद इस बात का स्पष्ट विवरण नहीं मिल पाता है कि वो माइक्रो और मैक्रो के बीच के वास्तविक अंतर के बारे में क्या समझते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी फील्ड क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी फील्ड क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। इन दोनों ही विषय के बारे में स्टूडेंटों का ओपिनियन क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस लेक्चर्स में हम चर्चा आपके साथ यही करेंगे कि व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एंड व्हाट आर द समष्टि अर्थशास्त्र, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र के शाखाओं की, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि का मतलब विशिष्ट से है, विशिष्ट का मतलब इंडिविजुअल, किसी एक इकाई के बारे में जब अध्ययन किया जाए तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे और हम कह सकते हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या कह सकते हैं किसी एक इकाई का इंडिविजुअल स्टडी ऑफ द थिंग्स, ये भी हम इसके नाम के साथ जोड़ सकते हैं। वहीं जब हम समष्टि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समष्टि का मतलब आप मैक्रो से बात कर रहे हैं, टोटल से बात करते हैं, समग्र से बना हुआ है। समष्टि शब्द जो है वो समग्र से बना हुआ है। समग्र का मतलब जिसमें समस्त इकाइयों का योग एक साथ है। हम एक साथ किसी एक इकाई के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लेक्चर्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग आपके साथ चर्चा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इन चर्चाओं को मैं प्रारंभ करूं इसके पहले ये शब्द आया क्यों, या क्यों आवश्यकता आन पड़ी कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग करना पड़ा। अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को, दोनों में जहां पर आर्थिक अध्ययन है, दोनों को क्यों विभाजित करके दो समूहों में अध्ययन करना हमें शुरू करना पड़ा। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को मैं समझाऊं तो एक नाम आता है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स का। बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स का माइक्रो और मैक्रो के स्टडी फील्ड के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के, डिवाइड करने के पीछे एक चलन था। इनके नाम को आप याद रखिएगा। मैं इन तक कैसे पहुंचता हूं जरा उस बात पर ध्यान रखिए, और कैसे माइक्रो और मैक्रो का विभाजन हुआ इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का समय एक आर्थिक इतिहास का समय है। आपने नाम सुना होगा तीसा की मंदी का, या ग्रेट फॉल डाउन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा होती है। ग्रेट इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में चर्चा होती है। अब तक उतनी भीषण मंदी का दौर कभी नहीं आया है। यह मंदी आर्थिक विश्लेषण की इकाई थी, के कारक थे, के घटनाओं का प्रमुख स्रोत था। इस मंदी से पहले एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे.बी. से, जिनका एक सिद्धांत है बाजार का जिसे कहते हैं सेज मार्केट थ्योरी। और से की बाजार की सिद्धांत क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। इस बात में बहुत तर्क है, आप उस तर्क को जरा ध्यान दीजिए। से कहते हैं कि बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की समस्या है, मांग की कोई समस्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे.बी. से, यू शुड प्रोड्यूस व्हाट एवर, ऑल प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट। आप जो भी पैदा करोगे, आप जो भी उत्पादन करोगे, आपका सारा का सारा उत्पाद किसी न किसी माध्यम से बाजार में बिक जाएगा। सिंपल सी बात कहूं, इफ यू सप्लाइड मोर क्वांटिटी ऑफ commodities, the price of your commodities were decreased. If you supply less amount of commodities, your product price या pricing of the product is increased. अगर पूर्ति बढ़ जाएगी तो कीमतें गिर जाएंगी, और पूर्ति कम हो जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे.बी. से।
और वो कहता है कि आप बाजार में उत्पादन करता हो, आप जो भी पैदा करोगे किसी न किसी रूप में, बाय हुक एंड क्रुक दे ऑल प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट। और इसी विचारधारा को अडॉप्ट करते हुए 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के विचारकों के दिमाग में ये बातें थी। लेकिन जब मार्केट में इन विचारकों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो अब तक तो द्वितीय विश्व के पहले तक तो बाजार में इतनी सारी आपूर्ति थी नहीं और सारा का सारा माल बिक जाता था। तो ये टेंडेंसी सी बन गई समाज में, एक लोगों की प्रवृत्ति बन गई कि वास्तव में हम पूर्ति जो भी करेंगे हमारा माल बिक जाएगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में छात्रों हुआ क्या, जब उत्पादनकर्ताओं को विश्व युद्ध का आभास हुआ तो उन्होंने अपने यहाँ वस्तुओं और सेवाओं को प्रचुर मात्रा में उत्पादन करके रख लिया कि भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है, आफ्टर द नॉर्मल कंडीशंस आवर ऑल प्रोडक्ट विल बी सोल्ड आउट, सो हमें तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या, परिस्थितियां ठीक इसके उल्टी हो गई। उन्होंने अपनी लागतों को लगा करके माल उत्पादन किया और उनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट अपना डंप पड़ गया। और ठीक इसके विपरीत जो हमारे उपभोक्ता थे, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों के नाते उनके आय नहीं हो पाए, तो उनके पास इनकम्स नहीं रह गई। इन द absence ऑफ इनकम दे आर नॉट टू बी एबल टू डिमांड द कमोडिटीज। वस्तु की आय, उपभोक्ता की आय नहीं है, तो उस आय के अभाव में दे आर नॉट टू बी एबल, वो सक्षम ही नहीं है वस्तुओं की मांग करें। अब एक तरफ उत्पादनकर्ता अपने पास माल के भंडार को लेकर के बैठा हुआ है और दूसरी तरफ उपभोक्ता मांग करने की क्षमता में नहीं है। तो दिस इज द क्राइसिस। यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों के बीच में एक क्योस पैदा हो गया, एंड दिस क्योस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रेट फॉल डाउन। और अभी कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी कि हाउ कैन रिजॉल्व इट। अर्थशास्त्रियों के रूप में जो जेबीसी का स्टेटमेंट था वही सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता था। उत्पादनकर्ता जो रही सही इनकम थी उसको भी उत्पादन करने लगा, उसको भी लगा के उत्पादन करता चला गया, माल और डंप होता चला गया। तो उत्पादनकर्ता एक तरफ और उपभोक्ता दूसरी तरफ। और इस दौर में एक लंबा दौर चला मंदी का। लगभग हर देश की इकोनॉमी, चाहे वो विकसित देश रहा हो, चाहे वो विकासशील देश रहा हो, उस समस्त इकोनॉमी के साथ ये कंडीशंस बनी रही। इसी समय एक सिद्धांत और चलन में है, लेसे फेयर का सिद्धांत। जब हम कभी लेसे फेयर के सिद्धांत के बारे में इंडिविजुअली से चर्चा करेंगे तो हम इसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं इस सिद्धांत को, लेसे फेयर के सिद्धांत को बड़ी सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ले फॉर द लेस, से फेयर इंटरफेरेंस, लेस इंटरफेरेंस थ्योरी। मेरी भाषा में, मैं अपनी सहज भाषा में आपके समझने के लिए सिद्धांत को इस रूप में यूज करता हूँ, लेस इंटरफेरेंस थ्योरी। इट मीन्स the state are not to be a party to interfere on the economy. The state, it means the empire, the government, या जो एम्पायर हैं, जो राजा हैं, जो किंग हैं, दे आर नॉट टू बी पार्टी। इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि आर्थिक क्रियाओं के बीच में ये अपना इंटरप्शन दें। आर्थिक क्रियाओं को बाजार के हवाले छोड़ देना चाहिए, बाजार अपनी मांग पूर्ति को देख लेगा। और इस नाते जब इन इकाइयों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया तो छोटी छोटी सिद्धांतों के आधार पर, छोटी छोटी आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग थ्योरियां बनती चली गई और उसके से संदर्भित अलग अलग सिद्धांत बनते चले गए और उन सिद्धांतों का अलग अलग मैकेनिज्म बनता गया। लेकिन जब इतनी बड़ी मंदी आई तो अब अनुभव किया जाने लगा कि भैया एक सिद्धांत से तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ तो ऐसा है कि ये प्रॉब्लम एक से नहीं, ये समेकित प्रॉब्लम है। इस पूरे ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक यूनिफाइड थ्योरीज की आवश्यकता है, एंड दैट थ्योरी इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। उस दौर में जेबीसी के विचारधारा को आलोचित करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए प्रोफेसर जेएम कील्स ने जो ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। उन्होंने कहा the state have the responsible to operate the economic incidence in the absence of, in the unawareness of the state या responsible agencies, इकोनॉमिक्स कभी भी सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी। बड़ा अच्छा सा जिक्र आता है, आप बच्चों को कभी चर्चा हुई होगी, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा राज्य सरकार को चाहिए कि सुबह के गड्ढे खुदवाए और शाम को गड्ढे पटवा दे।
देयर आर नो प्रोडक्शंस। जब सुबह गड्ढे खुदवाएगी तो कुछ मजदूरों के हाथ में पैसे जाएंगे और शाम को गड्ढे उन्हीं दूसरे मजदूरों से पटवा देगी तो कुछ दूसरे मजदूरों के हाथ में पैसे जाएंगे। अब होगा क्या, जो इकोनॉमिक जो उपभोक्ता बाजार में वस्तु को क्रय करने के लिए सक्षम नहीं है, दे आर अर्न सम मनी एंड व्हेन दे हैव मनी they just go to the market and demand the commodity। और जब वो डिमांड करेंगे तो जो उत्पादनकर्ता का माल डंप पे जो क्राइसिस का कारण बन रहा था उसका माल सोल्ड होगा, बिकेगा और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया चलेगी तो उनके माल बिकने के साथ साथ उनका पैसा खाली होगा। और अब उत्पादनकर्ता का नेचर है दे डू द प्रोडक्शन, तो वो अपने आप करेगा क्या, प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेगा तो अपने आप रोजगार का सृजन होगा। तो जो यहाँ पर मजदूरों की बहुतायतता है जिसे हम अनप्रोडक्टिव वर्क में लगाए पड़े हैं, उन मजदूरों को हम यहाँ पर ट्रांसमिट कर पाएंगे। दिस इज द फिजिकल पॉलिसी, दिस इज द राजकोषीय नीति गिवन बाय द प्रोफेसर जेएम कीन्स। और कमोबेश छात्रों, अगर आप देखिए सिद्धांत के रूप में, तो इस थ्योरी के आ जाने के बाद से आर्थिक जगत में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। इवन मैं ये कह रहा हूँ या मैं ये आसानी से आपके सामने कह सकता हूं कि जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में आप एडम स्मिथ को मानते हो, कोई शक नहीं है कि आप ये कह सको कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में हम जेएम कीन्स को मान सके। लिखित कहीं नहीं है बट स्टिल मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स है वो प्रोफेसर जेएम कीन्स का है। और बाद के अर्थशास्त्रियों ने इन बातों को भी स्वीकार किया है। जहां से शुरू करता है प्रोफेसर जेएम कीन्स अपने सिद्धांत को, आज आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का क्षेत्र वहीं से शुरू होता है। तो यहां तक बातें कुछ आपके समझ में आई होंगी। तीसा की मंदी के पहले अर्थशास्त्र एक यूनिफाइड था और तीसा की मंदी के बाद जो इंडिविजुअल थ्योरी तीसा के पहले तक की थी उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना गया, उसे डिनाई नहीं किया गया, उसे आर्थिक अध्ययन का पार्ट माना गया और यह कहा गया ये सूक्ष्म अध्ययन है। दिस units are, these studies are not to be able to resolve a unanimous problem. So for solving the larger problem, nation's problem like crisis, problem like inflation, problem like economic saturation, problem like unemployment is not to be managed by microeconomics. So the individual, so the next, so the special subject, special method of economic study will required and that is named by the macroeconomics। एक ऐसा अध्ययन शुरू किया गया जहां एक एक इकाई के बारे में डिफाइन नहीं किया गया, एक प्रॉब्लम को नहीं समझा गया। अब देश की पूरी समस्या को लेकर के समष्टि रूप में, हम कह सकते हैं समग्र रूप में विश्लेषण किया गया और वह समग्र विश्लेषण कहीं ना कहीं हर चीजों के ऊपर डिपेंडेंट था। वो आर्थिक टूल का ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही बढ़ता हुआ स्वरूप था, बृहद स्वरूप था। जहां एक एक थ्योरी की चर्चा हो रही थी वहां अब एक ग्रुप ऑफ द स्टडी की चर्चा होने लगी और यही शुरू होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही शुरू होता है हमारा समष्टि शास्त्र। छात्रों, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि माइक्रो और मैक्रो के जन्म कैसे हुए। अब छात्रों हम चर्चा करते हैं व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली। अब हम माइक्रो वर्ड को क्लासिफाई कर रहे हैं, को क्लैरिफाई कर रहे हैं। वेस्टी माइक्रो शब्द का अर्थ है, या वेस्टी मतलब माइक्रो शब्द से जुड़ा हुआ है, या हिंदी और इंग्लिश का एक अपना वर्ड है। वेस्ट जो मैंने अभी आपके साथ बताया विशिष्ट से जुड़ा हुआ है, और वही माइक्रो शब्द जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो शब्द का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटी सी इकाई के बारे में, इंडिविजुअल इकाई के बारे में होता है। अतः वेस्ट अर्थशास्त्र अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन का अर्थ प्रकट करता है। The word micro deals with a very subtle meaning. Therefore, microeconomics reveals the meaning of the study of economics at a very subtle level. बहुत ही छोटे से लेवल की बात करता है, छोटी सी इकाइयों के बारे में चर्चा करता है। अब ये छोटी इकाइयों का मतलब कोई मेजरमेंट की इकाई नहीं है छात्रों, यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई स्टडी अगर हो, किसी एक छोटी समस्या से जुड़ा हुआ कोई सिद्धांत हो, तो ऐसे अध्ययन को उस सिद्धांत के साथ कोई और अध्ययन जुड़ा हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये सूक्ष्मता के कारण एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, व्हेन अदर फैक्टर्स विल कांस्टेंट, व्हेन अदर फैक्टर्स विल
विल नॉट टू बी अफेक्ट, या जब अन्य घटनाएं सामान्य हो, जब अन्य परिस्थितियों पर प्रभाव शून्य हो, ये सब बार बार कहे जाते हैं। एंड दिस इज द नेचर ऑफ माइक्रो स्टडी, दिस इज द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल स्टडी। जब राम को के बारे में पढ़ रहा हूं तो श्याम के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, जब एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो उसका एक ग्रुप के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। ऐसे अध्ययन को सूक्ष्म कहते हैं। जरा प्रैक्टिकली मैं चर्चा करूं, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। लेकिन जब कीमत बढ़ेगी तो उसका पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम मांग के नियम को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम पूर्ति प्रभाव को नहीं देखते हैं। जब हम गिफिन वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मल वस्तुओं को नहीं देखते। जब हम लग्जरियस वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हो, फैशनेबल वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो हम कॉमन कमोडिटीज को नहीं देखते, हम गिफिन कमोडिटीज को नहीं देखते। इवन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम मोनोपोली मार्केट को देख रहे होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि बाजार में कोई और विक्रेता नहीं है। ये पॉसिबल है या नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर। हम मान लेते हैं एक ऐसा बाजार जहां पर एक विक्रेता है। इसका मतलब हम और चीजों को सूक्ष्म कर देते हैं और चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही तो माइक्रो है, यही तो सूक्ष्म अध्ययन है। जब एक इकाई के बारे में अध्ययन किया जाए और उस पर प्रभाव डालने वाले दूसरी इकाइयों का कोई प्रभाव ही इस पर ना पड़े, उसके से रिलेटेड वस्तुओं के भी प्रभाव को जब हम शून्य मान लें, हम ये मान लें कि नहीं, दिस इज ड्यू टू दिस, none of factors will affect it. This is the micro analysis, this is the सूक्ष्म एनालिसिस, this is the micro study. माइक्रो इकोनॉमिक्स छात्रों यहीं से बना हुआ है। एक कॉमन छात्र में, एक कॉमन सेंस में आप समझ लीजिए, जब किसी एक घटना, एक व्यक्ति, एक नेचर, एक प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन होगा तो इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में रखेंगे। और परिभाषाओं में छात्रों आपको वही मैंने दिखाया है, ये शब्द माइक्रो से बना हुआ है, मतलब सूक्ष्म, एक, इंडिविजुअल। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट या माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए किसी भी थ्योरीज को आप इंट्रोड्यूस करें तो ये उसके साथ लिखा ही जाएगा व्हेन अदर फैक्टर्स विल कांस्टेंट, जब अन्य बातें सामान्य रहें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहचान ये है। अब हम आते हैं इसके परिभाषा सेक्शंस पर। इसे अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस रूप में परिभाषित किया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ दो विद्वानों की परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपनी अपनी रूप से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, फैमिली, स्पेसिफिक प्राइस, इनकम, इंडस्ट्रीज एंड स्पेसिफिक कमोडिटीज। हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्म में, विशिष्ट मतलब एक निश्चित फर्म की बात कर रहा हूं, विशिष्ट फर्म में परिवारों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतें, किसी एक वस्तु की व्यक्तिगत कीमतें, एक उपभोक्ता के लिए व्यक्तिगत कीमतें, मजदूरियों, व्यक्तिगत मजदूर की मजदूरियों, आय, उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन कराता है। इसका मतलब हर जगह शब्द क्या आ रहा है, ये समूह का अध्ययन की बात नहीं करता है, ये पूरे बाजार में समग्र वस्तुओं की कीमतों की बात नहीं कर रहा है। यहाँ किसी एक विशिष्ट वस्तु की कीमत बाजार में क्या होगी, एक विशिष्ट परिवार की रुचि क्या है, एक विशिष्ट फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही वस्तुओं के अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहा है। एक विशिष्ट मजदूर की मजदूरी का भुगतान कैसे होगा, तय कैसे होगा, निर्धारण कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करेगा। एक व्यक्ति के आय का क्या प्रभाव है, एक व्यक्ति के आय में होने वाली वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेगा। एक उद्योग के बारे में चर्चा करेगा या किसी निश्चित वस्तु के बारे में चर्चा करेगा। ये अर्थशास्त्र के माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी है। स्टूडेंट्स, यही मैं चर्चा करूं प्रोफेसर चैम्बरलिन के परिभाषा के बारे में। चैम्बरलिन कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। शब्द को खूब ध्यान से समझिएगा, व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इंडिविजुअल्स के बारे में चर्चा करेगा और इसका संबंध अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। उस वस्तु के संबंध के बारे में चर्चा कर रहा है जिसका इंडिविजुअल, पर्सनल रिलेशन के बारे में चर्चा करता है। In English, microeconomic study is based
entire on personal interpretations and interpersonal relationship। पर्सनल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है, उस वस्तु के मांग से जुड़ा हुआ उसका अपना इंटरप्रिटेशन क्या है, इंडिविजुअल नीड्स क्या है, इंडिविजुअल डिमांड्स क्या है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन क्या है। These all things are individually studied in the microeconomics. This is the definitions given by the two great scholars like Professor Bolding and Professor Chamberlain। तो ये इन परिभाषाओं को के द्वारा हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि दिस जनरल ऑफ द इकोनॉमिक स्टडी इज डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स। इकाई के बारे में, इन व्यक्तिगत चीजों के बारे में ही माइक्रो इकोनॉमिक अध्ययन करता है। जो मैंने पहले कहा था वो परिभाषाओं से आपके सामने स्पष्ट हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं बेस्ट अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। जो बेस्ट अर्थशास्त्र जिन चीज़ों का अध्ययन करता है उसको किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको बेस्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। मूलतः 3 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। उसमें से पहले अध्ययन की हम बात कर रहे हैं आपके साथ, जिसे हम बेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं, माइक्रो स्टैटिस्टिक कहते हैं। जब किसी एक इकाई के बारे में स्टैटिक कलेक्शन किया जाए, आंकड़ों का कलेक्शन किया जाए और उसके विश्लेषण से जुड़ा हुआ अध्ययन हो, तो उसे व्यष्टि स्थैतिक या सांख्यिकी आप कह सकते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। जरा इसकी हिंदी में परिभाषा मैं देख लूं। व्यष्टि स्टैटिक्स विश्लेषण से किसी भी दी हुई समयावधि में संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि संतुलन की स्थिति एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब हम व्यक्तिगत सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो एक दी गई समयावधि में किसी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, उसके आपसी संबंध का विश्लेषण करेंगे और हम ये मान लेंगे कि इस संबंध के मध्य, इन संबंधों के बीच में कोई चेंज नहीं होने वाला है। जिस बात को हमने कैलकुलेट किया है, दैट आर द फिक्स्ड, दैट आर द नट्स ऑफ दैट स्टडी। इसीलिए माइक्रो स्टडी के बारे में बात हो रही है, माइक्रो स्टैटिस्टिक के बारे में बात हो रही है। इन इंग्लिश, माइक्रो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस describe the interrelationships of the various microscopic quantities of oscillations over a given time period. It is analyzed, it is assumed that the state of oscillations is related to a fixed time point and there is no change in it. इनके बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में? माइक्रो स्टैटिस्टिक अबाउट द interrelations means the quantitative relations of individual things, individual periods, individual incidents। तो जब एक घटनाएं, एक सूक्ष्म घटनाओं, सूक्ष्म परिवर्तनों के बारे में अध्ययन होगा, सूक्ष्म इकाइयों के बारे में अध्ययन होगा और उसका सांख्यिक विश्लेषण होगा। तो चूंकि सांख्यिक विश्लेषण सूक्ष्म स्तर पर किया जा रहा है तो इस ऐसी विधा को हम माइक्रो स्टैटिस्टिक कहेंगे। माइक्रो स्टैटिस्टिक मतलब बेस्ट सांख्यिकी कहेंगे, बेस्ट सांख्यिकी विश्लेषण कहेंगे। कुल मिलाकर के एक सेंटेंस में अगर इस पूरी कंटेंट को मैं बताने की बातें करूं तो जब किसी व्यक्तिगत इकाई के सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में चर्चा हो तो उसे हम बेस्ट सांख्यिकी कहते हैं, माइक्रो स्टैटिस्टिक कहते हैं। एक परिवार का आंकड़ा, एक आदमी की सोच, एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर राम के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ, दिस इज द ऑल कंसर्न अबाउट द माइक्रो स्टैटिस्टिक, माइक्रो लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ट अर्थशास्त्र में पहली जो सबसे अहम शाखा है वो माइक्रो स्टैटिस्टिक की है और उसके रूप में हम किस कंटेंट के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं वो आपके इस रूप में दिया गया है। बेस्ट अर्थशास्त्र की जो दूसरी शाखा है या दूसरी विश्लेषण है वो तुलनात्मक सूक्ष्म स्टैटिस्टिक है या तुलनात्मक सूक्ष्म सांख्यिकी विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। जब हम दो घटनाओं के या एक घटनाओं के दो परिस्थितियों के, दो घटनाओं के या एक घटनाओं के दो परिस्थितियों के बारे में इंडिविजुअली कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन का एनालिसिस क्या होगा, जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, विश्लेषण का रिजल्ट क्या होगा,
तो उसे तुलनात्मक सूक्ष्म स्टैटिस्टिक कहते हैं, तुलनात्मक सूक्ष्म सांख्यिकी कहते हैं। जरा इसको परिभाषा के रूप में देखा जाए, तुलनात्मक सूक्ष्म सांख्यिकी विश्लेषण विभिन्न समय बिंदुओं पर विभिन्न संतुलनों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परंतु यह नए और पुराने संतुलन के बीच में संक्रमण काल पर कोई प्रकाश नहीं डालता। यह तुलना तो करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि नया संतुलन किस क्रिया से उत्पन्न हुआ है। दो घटनाओं के बीच में कंपैरिजन तो करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि यह जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसके कारण क्या है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि यह समष्टि का अध्ययन हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जब एक वस्तु की दो अलग अलग जगह पर मांग के बारे में चर्चा किया जाए, तो उसी वस्तु के मांग की परिस्थितियों के बारे में बताएगा कि इस वस्तु की यहाँ मांग क्या है और दूसरे स्थान पर उसकी मांग क्या है, यहाँ पर उसकी कीमतों का क्या प्रभाव होगा और इस स्थान पर, दूसरे स्थान पर, बी स्थान पर उसकी कीमतों का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में तो अध्ययन करेगा। लेकिन ये जो डिफरेंसेस पैदा क्यों हुए हैं, इसके बारे में यह अध्ययन नहीं करता है। कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक, इसका इंग्लिश वर्जन है कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिस्टिक एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंस इक्विलिब्रिया at different time point, but it does not throw light on the transition between new and old equilibria. This compares but does not explain what action new fertilizations has produced. जो नया जो इक्वेशंस पैदा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, वो क्यों पैदा हुआ है, उस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये अध्ययन नहीं करता। उस इक्विलिब्रियम के बारे में ये कोई कंपैरिजन के बारे में कोई डिस्क्रिप्टिव व्याख्या करने का काम नहीं करता। दिस इज द ऑल फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द माइक्रो स्टैटिस्टिक, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द माइक्रो लेवल स्टैटिस्टिक। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके बारे में, उससे संदर्भित इस अध्ययन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या उससे जुड़ा हुआ कंपैरेटिव स्टडी इससे कोरिलेट करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो आखिरी शाखा है या जो आखिरी प्रकार है जो अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, माइक्रो टेक्नोलॉजिकल स्टडी। यह विश्लेषण पुराने और नए संतुलन को बताता है। यह सभी घटनाओं का अध्ययन करता है, पुराना संतुलन क्यों टूटा और नया संतुलन बनने के कारणों की क्या आवश्यकता थी, क्यों नया संतुलन बना, इसके बारे में जब चर्चा होती है तो इसे हम माइक्रो टेक्नोलॉजिकल स्टडी या माइक्रो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रो टेक्नोलॉजी दिस एनालाइज डिस्कस अबाउट द ओल्ड एंड न्यू इक्विलिब्रियम, इट स्टडीज all the events and explain the reason why the old equilibrium is broken and the new equilibrium is formed for what, for in which circumstances, in which situations। जब इनके बारे में चर्चाएं होती हैं तो इसे हम बेस्ट अर्थशास्त्र के सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो तीनों जगह अभी हम लोगों ने देखा कि पहला क्या करता है, ये माइक्रो स्टैटिस्टिक एनालिसिस करता है, दूसरा कंपैरेटिव माइक्रो एनालिसिस करता है और तीसरा माइक्रो टेक्नोलॉजिकल स्टडी करता है। तो ये तीन तथ्य हैं जो वैज्ञानिक रीति के द्वारा माइक्रो स्टडी को एस्टैब्लिश करते हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक जो एज अ साइंस है, उस साइंस का जो अप्रोच है, साइंटिफिकल अप्रोच ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो यही है कि ये तीन तथ्य पर अपनी पूरी के पूरे अध्ययन को एस्टैब्लिश करता है। पहला माइक्रो एनालिसिस, पहला माइक्रो स्टैटिकल एनालिसिस, दूसरा कंपैरेटिव माइक्रो स्टैटिकल एनालिसिस और तीसरा हमारा माइक्रो टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये तीन तत्वों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया जो माइक्रो स्टडी के प्रकार हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिफिकल अप्रोच भी है, साइंटिफिकल कह सकते हैं ब्रांचेस भी है, जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एक इंडिविजुअल या माइक्रो स्टडी के रूप में इसको पढ़ाया जाता है, या हम कहते हैं एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो उसमें इन तमाम चीज़ों के, तमाम सिद्धांतों के सूक्ष्म परीक्षण की बात होती है, सूक्ष्म अध्ययन की बात होती है, ईच एंड एवरी थ्योरीज की बात होती है। अब तो जमाना नैनो का है, अब तो माइक्रो से नैनो के बारे में बात हो रही है। नैनो इकोनॉमिक्स के बारे में भी अब नया कॉन्सेप्ट लोगों के जहन से निकल रहा है कि मांग की अगर बात हो रही, मांग का नियम, तो मांग के नियम के स्पेशलाइज्ड कंडीशंस क्या होंगे,
या उपभोक्ता की रुचि क्या है, उस रुचि के अकॉर्डिंग उसमें इंटेंसिटी कैसे लाई जाए, अब इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो दिस इज ऑल द न्यू कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो स्टडी। ऐसा नहीं है कि माइक्रो स्टडी का एरा अब खत्म हो गया है, अभी भी इसके अध्ययन के बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, समय के साथ इसके बहुत सारे परिवर्तन आते जा रहे हैं, और उस परिवर्तनों में जो शाखाओं के रूप में अध्ययन किया गया है, अभी तक ज्ञात माध्यमों में इन 3 शाखाओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तीनों के बारे में मैंने आपके साथ इंडिविजुअली चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, इसके अध्ययन की 3 विशेषताएं हैं। पहला है, यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट मीन्स मांग, एक वस्तु की मांग, एक ग्रुप ऑफ द वस्तु की मांग, जैसे विशिष्ट वस्तुओं की मांग के बारे में, लग्जरियस वस्तुओं की मांग के बारे में, प्रमोशनल कमोडिटीज के मांग के बारे में, लग्जरियस कमोडिटीज या एंटी कमोडिटीज के बारे में, प्रेस्टिजियस कमोडिटीज के बारे में, गिफिन गुड्स के बारे में, कॉमन गुड्स के बारे में, सीजनल गुड्स के बारे में। ये एक एक व्यक्तिगत इकाइयों को, जब सीजनल गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे तो दूसरे वस्तु के बारे में चर्चाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, दूसरे वस्तु के प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब आय प्रभाव के बारे में चर्चा होगा तो कीमत प्रभाव उसमें प्रभावी नहीं होगा, जब कीमत प्रभाव के बारे में चर्चा होगा तो उस समय आय प्रभाव प्रभावी नहीं होगा, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं इसमें प्रभावित नहीं होंगी। जब मांग के बारे में चर्चा होगी तो पूर्ति प्रभावित नहीं होगा या और घटक प्रभावित नहीं होंगे। तो ये किसी भी घटना की इंडिविजुअल स्टडी करने का काम करता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है, यह उस जिस घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहा है उस घटनाओं का यह सूक्ष्म अध्ययन करता है। मांग का नियम, तो मांग के सारे घटनाओं के बारे में चर्चा करेगा, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में। तो ऑल दोज फैक्टर्स आर स्टडिंग इन दिस यूनिट्स कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मांग को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये उन समस्त घटकों के बारे में अध्ययन करने का काम करेगा। यह व्यक्तिगत मूल्य के निर्धारण के बारे में जब चर्चा करेगा तो एक वस्तु की कीमतों में व्यक्तिगत परिवर्तन क्यों होगा, उसका व्यक्तिगत नेचर क्या है, उसका व्यक्तिगत स्वरूप क्या है, ये इनके बारे में अध्ययन करेगा। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो चाहे इंडिविजुअल इकाइयों के अध्ययन से जुड़ी हों, चाहे सूक्ष्म घटनाओं के विश्लेषण से जुड़ी हो, स्पेसिफिक स्टडी से जुड़ी हो, या स्पेसिफिक वेरिएबल स्टडी से जुड़ी हो, या स्पेसिफिक कमोडिटीज की स्टडी से जुड़ी हो, या व्यक्ति के अध्ययन कीमतों के निर्धारण से जुड़ी हो, ऑल कंसेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड विद द इंडिविजुअल फैक्टर। हर अध्ययन एक इकाई का, हर अध्ययन एक स्तर का, सूक्ष्म स्तर का, ये अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विशेषताओं में सम्मिलित है। जहां एक से अधिक घटनाओं का अध्ययन होगा वहां पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं करता, उस इकाई को सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन की सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो चीजें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय नहीं है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, इंडिविजुअल कह सकते हैं इंडिविजुअल नेचर ऑफ द कमोडिटी, इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉज ऑफ द डिमांडिंग ऑफ द इंडिविजुअल कमोडिटीज। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है। इसके अध्ययन क्षेत्र को मूलतः 5 भागों में हम डिवाइड करते हैं, कंजम्पशंस, प्रोडक्शंस, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशंस और मैनेजमेंट। हिंदी में उपभोग, उत्पादन, बाजार, वितरण और प्रबंधन। उपभोग की इकाई में इंडिविजुअल उपभोक्ता के बारे में चर्चा की जाएगी, उपभोक्ता की संतुष्टि के बारे में चर्चा की जाएगी, उपभोक्ता के मांग के बारे में चर्चा की जाएगी, मांग तालिका के बारे में चर्चा की जाएगी, उपभोक्ता के आय के बारे में चर्चा की जाएगी, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, ये जो उपभोक्ता से जुड़ा हुआ कंसर्न है, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ जो पॉइंट्स है उसके बारे में यहाँ चर्चा की जाती है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता के नेचर में क्या परिवर्तन होगा, उपभोक्ता के प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, उपभोक्ता के मांग में क्या परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता के उपभोग क्रम में क्या प्रभाव होगा, उपभोक्ता की संतुष्टि में क्या प्रभाव होगा। ये सारी चीजें उपभोक्ता विश्लेषण के तहत अध्ययन किया जाएगा, जो अर्थशास्त्र के माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का पहला सब्जेक्ट मटेरियल है। फिर
यही सेम चीजें जब हम उत्पादनकर्ता के बारे में बात करेंगे तो अब उपभोक्ता की इकाई यहाँ पर शून्य हो जाएगी या इस उपभोक्ता की इकाई कांस्टेंट हो जाएंगी। जब हम उत्पादनकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे तो लागतों, वो उत्पादनकर्ता के लिए लागतों का विश्लेषण शुरू हो जाएगा। लागतें क्या हैं? लागतों में होने वाले परिवर्तन का उत्पादनकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो उत्पादन से जुड़ा हुआ है वो उत्पादन विश्लेषण में हमें अध्ययन करना है या कराया जाता है। इसमें एक दो चीजें और भी हैं कि लागतों के वर्गीकरण क्या है या रेवेन्यू कलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जब आगम हम प्राप्त करते हैं तो उसका क्या अनुपात है, उसके अनुसार उत्पादनकर्ता उत्पादन की प्रक्रिया को किस तरीके से इशूट करता है। ये सारी चीजें हमारे उत्पादन विश्लेषण का पार्ट है जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का दूसरा सब्जेक्ट मटेरियल है। जब वस्तुएं उत्पादन हो जाएंगी तो फिर हम बाजार के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादनकर्ता उन उत्पादित वस्तुओं को जब बाजार में लेकर के जाता है तो किस किस प्रकार के बाजार से उसका सामना होता है। अब एजम्पशंस है मोनोपोली मार्केट के बारे में, जहां पर वो अकेले बाजार में बेच रहा होगा। जब अकेले बाजार में बेचेगा तो उसके लिए कौन कौन सी दशाएं होंगी, उसके सामने कौन कौन से सिचुएशंस पैदा होंगी, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर जब हम अलग बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में चर्चा करेंगे जहां पर बहुत सारे विक्रेता हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है कि उनके बीच में एक समान वस्तुएं हैं, उनके बीच में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होगा। और लास्टली हम चर्चा करेंगे जब उसके परफेक्ट कंपटीशन की बात होगी, या अब तो दो चीजें और पढ़ी जाती हैं, ओलिगोपॉली अल्पाधिकार और डुओपॉली द्वयाधिकार, ऐसी भी दशाओं के बारे में चर्चा की जाती है। तो ये हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के तीसरे अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। चौथा है वितरण। जब माल उत्पादित होकर के विक्रय भी हो गया तो उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, उस रेवेन्यू को उत्पादन की इकाइयों में किस तरीके से आवंटित किया जाएगा, इस आवंटन की प्रक्रिया को हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। जितने भी फैक्टर्स हमारे उत्पादन में लगे होते हैं, सारे फैक्टर्स को एक अच्छा खासा भुगतान चाहिए, लेकिन इतना उत्पादनकर्ता को रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता है कि वो सबकी मांग को पूरा कर सके। once again the problem of choice, they are not to be able to fulfill the all requirement, या to not to able to provide the such amount, such remunerations as the factors are demanded. So in these conditions, what are the base of distributing their revenue between the factor of the productions? Factor of the production means land, labor, capital, entrepreneur, organizer. In these factors, what are the base of distributions? This is the study material of our distribution analysis. वितरण विश्लेषण के इकाई में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में प्रबंधन के बारे में चर्चा होता है, प्रबंधन विश्लेषण के बारे में। प्रबंधन इस नाते जरूरी है क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार उत्पादन हुआ तो अगली बार उत्पादन फिर करना है। क्या उत्पादनकर्ता उत्पादन से प्राप्त आय को पूर्णतः वितरित कर देगा, और अगर पूर्णतः वितरित नहीं करेगा तो उसका क्या तरीका होगा, या किस तरीके से वो प्रबंधन करके संसाधनों को हमेशा के लिए कंटिन्यूअसली बना के रखेगा। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर को लंबे समय के लिए इंगेज करेगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वो अल्पकाल के लिए इंगेज करेगा। तो these sequences, these studies are the part of मैनेजमेंट एनालिसिस। ये 5 संभाग हैं, ये 5 विषय क्षेत्र हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी का आधार है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बीच में आते हैं। पांचों का नाम फिर से, कंजम्पशन एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, मार्केटाइजेशन या मार्केट एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, वितरण एनालिसिस, और अंतिम है मैनेजमेंट एनालिसिस। ये 5 क्षेत्रों में इसके पूरे अध्ययन क्षेत्र को विभाजित किया गया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि लिमिटेशंस क्या है, या इसे आलोचना के रूप में भी आप कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की आलोचनाएं क्या हैं। और समानतः इसे अध्ययन में हम लोग सीमाओं के रूप में पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या नहीं पढ़ता है या किस स्टडी को ये नहीं करने में सक्षम नहीं है, इसके बारे में हम इसे कहते हैं कि इट इज द लिमिटेशंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराता है, ये सामूहिक इकाइयों का अध्ययन नहीं कराता है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। जब ये एक इकाई के बारे में अध्ययन करेगा, जहां कहीं भी एक घटनाएं हैं, जहां कहीं भी एक संवर्ग है, एक इंसिडेंस है, एक तथ्य है, तो उसका तो अध्ययन ये कर लेता है। लेकिन जब एक से अधिक तथ्य हो जाएं, एक समूह के उपभोक्ताओं का अध्ययन ये नहीं करेगा, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेगा,
एक प्रकार की वस्तु का अध्ययन तो करेगा, लेकिन एक मांग के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की जब बात होगी तो ये उसका अध्ययन नहीं करेगा। ये इसकी सबसे पहली सीमाएं हैं, पहली लिमिटेशंस है जिसके लिए जिससे बाहर ये स्टडी करने का क्षेत्र नहीं है इसका। दूसरा है अवास्तविक मान्यताएं। इसकी एक मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जब भी कभी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, परिभाषाएं देंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी एनालिसिस अगर आप करेंगे तो एक शब्द बार बार आता है कि व्हेन अदर फैक्टर्स विल कांस्टेंट, जहां अन्य बातें सामान्य रहें। जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई घटना नहीं है जिस घटनाओं को हम ये कह दें कि जहां पर अन्य बातें समान रहें। हर घटनाओं में दूसरे घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, दूसरे घटनाओं के भी रिलेशंस होते हैं। कीमतों में होने वाला परिवर्तन मांग में तो प्रभाव डालेगा, लेकिन पूर्ति पर भी प्रभाव डालेगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है जहां आप ये कह दो कि कीमतों का परिवर्तन केवल मांग पर प्रभाव डालेगा, इसका पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आय में होने वाला परिवर्तन मांग पर तो प्रभाव डालेगा, लेकिन बचत पर भी प्रभाव डालेगा। लेकिन इस सिद्धांत में आय में होने वाला परिवर्तन केवल मांग पर प्रभाव डालेगा, यही पढ़ा जाता है। तो ये मान्यताएं गलत हैं। किसी भी घटना का एकाकृत होना, एकल प्रभाव होना संभव नहीं है, जो इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहा जाता है कि इस एक घटना का प्रभाव एक ही घटनाओं पर पड़ता है, जो अवास्तविकता से ओतप्रोत है। तीसरी इसकी आलोचना की जाती है, अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। ये इकोनॉमिक्स स्टडी अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन अर्थव्यवस्था मतलब किसी देश की सिचुएशन, किसी देश के आर्थिक अध्ययन से ये संदर्भित नहीं है। किसी देश के आर्थिक स्टडीज के बारे में जब किया जाए तो इस सिद्धांत में, इस अर्थशास्त्र के शाखा में इतना एक्सटेंशन नहीं है कि यह किसी देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ सके, क्योंकि इकोनॉमी किसी एक घटना से रिलेट नहीं करती है। इकोनॉमी तमाम घटनाओं का ग्रुप है। भारत में रोजगार की समस्या है तो वो केवल आय कम होने के कारण नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर हमारे आय में संवर्धन होगा तो केवल रोजगार में संवर्धन नहीं होगा, कई सारी चीजों में परिवर्तन होगा। तो ये कई अर्थव्यवस्था में कई सारी घटनाएं एक समेकित रूप में अध्ययन करती हैं, एक ग्रुप में अध्ययन करती हैं। जबकि इस अर्थशास्त्र की शाखा में, इस जेनर ऑफ द स्टडी में अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। तो ये इसकी तीसरी आलोचनाएं हैं या सीमाएं हैं। चौथा है संकुचित अध्ययन। मैंने कहा ना, ये मांग के बारे में अध्ययन करेगा तो केवल मांग के बारे में करेगा, पूर्ति के बारे में करेगा तो केवल पूर्ति के बारे में करेगा। तो इसका स्टडी का जो क्षेत्र है वो लिमिटाइज है। ये इतना बृहद नहीं है कि एक साथ एक से अधिक घटनाओं का अध्ययन कर सके, एक साथ एक से अधिक कंसिक्वेंसेस को कोरिलेट कर सके। तो द रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंसिडेंट्स इज नॉट टू बी पॉसिबल इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। संकुचित अध्ययन से जुड़ा हुआ है, एकल अध्ययन से जुड़ा हुआ है, एक ही इकाई के बारे में अध्ययन करेगा, एक से अधिक इकाइयों से जुड़ा हुआ अध्ययन इसमें पॉसिबल नहीं है। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ, दिस इज द बाउंड्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। चौथा है अव्यवहारिकता, अनरियलिस्टिक। यह सिद्धांत वास्तव में अप्लाइड इकोनॉमिक्स तो है, कई सारे घटनाओं के बारे में समेकित व्याख्या करता तो है, संतुलित व्याख्या करता तो है, लेकिन जो व्याख्या करता है वो व्याख्या वास्तव में व्यवहारिक नहीं है। जैसे अगर लग्जरियस वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो लग्जरियस वस्तु की कीमतों में होने वाला परिवर्तन उसकी मांग को प्रभावित करेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। वही संवर्ग लग्जरियस वस्तुओं के मांग को बढ़ाएगा जिसके पास कैपेसिटी होगी। जिसके पास क्षमता नहीं है, लग्जरियस वस्तु के कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। किसी क्षेत्र विशेष में फैशन आता है तो फैशन एक समूह के लिए होता है, दूसरा समूह जो उस वस्तु के उपभोग में सक्षम नहीं है वह व्यक्ति नहीं कर सकता है उसकी मांग। तो यह व्यवहारिक इस नाते भी नहीं है क्योंकि इसके अध्ययन में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एक आदमी के लिए तो सही है, सूक्ष्म इकाइयों के लिए तो सही है, एक घटनाओं के अध्ययन के लिए तो सही है, लेकिन जब हम उसको ग्रुप ऑफ स्टडी करते हैं या उसको हम यूनिवर्सल लेवल पर लेके जाने की बात करते हैं, सार्वभौमिक स्तर पर लेके जाने की बात करते हैं, तो उस घटनाओं में कई सारे क्योस, कई सारे आप कह सकते हैं कि कई सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल के रूप में मैं देखूं, मांग का नियम देख लीजिए, कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घटेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या हर वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने पर उसके मांग में प्रभाव पड़ता है? संभव ही नहीं है। तो अब एक ऐसा कोई मांग का सिद्धांत नहीं है जो हर प्रकार के वस्तुओं के ऊपर समान रूप से प्रभावी हो।
उपभोग का सिद्धांत, सेटिस्फैक्शन, हम जिस वस्तु से सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं वो सेटिस्फैक्शन मेरा इंडिविजुअल हो सकता है, वही सेटिस्फैक्शन पॉइंट सबके लिए एज इट इज इम्प्लाइड होगा. This is not to be possible. Now, that is the limitations of this study. That is the limitations of the microeconomics, because it is not to be explain the concept widely or unanimously or versatilely, जो बृहद स्तर पर अध्ययन की विचारधारा को प्रूफ नहीं कर पाता है. इसलिए कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक उत्कृष्ट अध्ययन की शाखा होने के बावजूद भी तमाम बुराइयों से, तमाम सीमाओं से, तमाम जटिलताओं से संबंध रखती है, जो वास्तव में इसके अध्ययन को लिमिटाइज करता है, इसके अध्ययन को एक बृहद पैमाने पर, एक बृहद पैरामीटर पर सिद्ध होने के लिए बाधा उत्पन्न करता है. ये इसकी सीमाएं या इसकी आलोचना का कारक है. स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे. अब हम चर्चा कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. जैसा कि नाम से मैंने आपसे बताया था कि मैक्रो शब्द जो है समष्टि अथवा समग्र से संबंधित है. समग्र का मतलब समूह या ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही है. जब एक सूक्ष्म इकाई के बजाय एक बृहद इकाई के बारे में चर्चा किया जाए, किसी एक घटना के बजाय जब उस घटना पर पड़ने वाले विशिष्ट और समेकित प्रभाव को सम्मिलित किया जाए, समग्र प्रभावों को सम्मिलित किया जाए, तो ऐसे स्टडी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं. सिंपल सी बात भाषा में, जब किसी एक देश की सीमा में या किसी एक क्षेत्र की सीमा में जब समस्त घटनाओं का एक साथ अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र अथवा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसे समूह अर्थशास्त्र के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. और ये वही शाखा है, जब मैंने आपसे बताया था कि मंदी के काल में जब किन्स का उद्भव होता है, किन्स के सिद्धांतों का उद्भव होता है, तो वो कहता है कि देश की आर्थिक सिचुएशंस को सुधारने के लिए केवल एक सुधार, एक घटनाओं का सुधार यथेष्ट नहीं है. उस सुधार में कहीं ना कहीं आपको तमाम फैक्टर्स को, तमाम घटनाओं को, तमाम सिचुएशंस को आधार बनाना होगा, तमाम परिस्थितियों को आधार बनाना होगा. और आपके तमाम परिस्थितियों के आधार का जो बिंदु है, तमाम परिस्थितियों के आधार का जो सोर्स है, जो तरीका है, जो पैटर्न्स है, वही पैटर्न्स आपके समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण का इकाई बनेगी. वही पैटर्न आपके उस समस्याओं को रिजॉल्व करने का आधार बनेगी, सॉल्व करने का आधार बनेगी, हल करने का आधार बनेगी. और वह अध्ययन समेकित अध्ययन होगा, ग्रुप का अध्ययन होगा. और इसी नाते आर्थिक क्रियाएं एक घटनाओं से संबंधित नहीं होंगी. आर्थिक घटनाएं तमाम घटनाओं के संयुक्त रूप से समेकित होंगी, जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, जो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है. अब हम चर्चा करेंगे इसके परिभाषा के बारे में. स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र के परिभाषाओं के बारे में. वंस अगेन, जो प्रोफेसर बोल्डिंग और चैम्बरलिन के बारे में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी थी, उन्हीं अर्थशास्त्रियों का समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या ओपिनियन है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं. पहले प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा. प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है. इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है, तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं राष्ट्रीय उत्पादन से होता है. अब इसी को जरा इंग्लिश में देख लिया जाए. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटीज आर not studied, but the sums of these quantities is studied. It does not relate to the personal income, but it relate to the national income, not to individual prices, but to the general price level, and not to individual productions, but the national production. जहां पर हम एक व्यक्ति की आय के बारे में चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब पूरे देश के नागरिकों के बारे में आय की चर्चा करेंगे तो वह राष्ट्रीय आय होगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम एक उत्पादनकर्ता के उत्पादन की बात करेंगे तो दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम एक देश में समस्त उत्पादकर्ताओं के कुल उत्पादन की बात करेंगे तो दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स.
अगर हम किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे, एक व्यक्ति के नेशनल इनकम के बारे में चर्चा करेंगे, तो दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी देश के समस्त नागरिकों के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज द नेशनल इकोनॉमिक्स। अब ये आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये एक जो ओपिनियंस है प्रोफेसर बोल्डिंग का, वो ये कहते हैं कि जब एक समूह के रूप में अध्ययन करोगे तो दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब एक देश के समग्र इकाई का अध्ययन करोगे दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो समष्टि अर्थशास्त्र है। और जब एक उसी घटनाओं का जब एक आदमी के बारे में अध्ययन करेंगे दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं प्रोफेसर चैम्बरलिन के बारे में चर्चा करूं। चैम्बरलिन ने बड़ी सहजता से माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। उनकी परिभाषा जरा देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन टोटल रिलेशन। एक घटना से जितने घटनाएं कनेक्टेड हैं, ये समस्त घटनाओं का एक साथ अध्ययन करता है। हर रिलेशंस का एनालिसिस ये करता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब एक घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है तो ये मान के चलता है कि अन्य घटनाएं, अन्य जो कोइंसिडेंस हैं दैट आर नॉट टू बी रिलेटेड टू दिस इंसिडेंस, दिस एक्टिविटीज। और वही जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम छोड़ दें, उसको मैक्रो में लेकर चले जाएं, तो ठीक वही चीज, बस फॉर्म्स बदल जाते हैं, ग्रुप्स बदल जाते हैं, और इस नाते यह समग्र की व्याख्या करने लगता है। यह संतुलित समस्त इकाइयों के एक संजाल की व्याख्या करता है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं उनका का रिलेशंस है। तो वो समस्त रिलेशनों को पूरी तरीके से व्याख्या करेगा। जो शब्द मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अन्य बातों के समान रहने की इकाई नहीं होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां अन्य बातें समान रही होंगी, और यहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये हर लिमिटेशंस को छोड़ते हुए, तोड़ते हुए, ये हर इकाइयों की समेकित या पूर्ण रूपेण व्याख्या करता है। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का की परिभाषा हुई, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो जो दोनों विद्वानों का मत है वो हुआ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए छात्रों, तो एक छोटी सी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी सीमा में या किसी देश में किसी एक समय विशेष पर समग्र घटनाओं का जो विश्लेषण है, समग्र इकाइयों का, जो आर्थिक इकाइयों का विश्लेषण है, दैट डील्स विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट डील्स विद द समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम चर्चा कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में। पहली विशेषता इसकी क्या है? ये जटिल समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र इंडिविजुअल समस्याओं का अध्ययन करता था तो जटिलता वहां नहीं आ पाती थी। एक इकाई का अध्ययन करता था तो जटिलता उतनी बृहद नहीं होती थी। यहाँ क्या है, यह किसी एक घटना से जुड़े हुए समस्त घटनाओं का अध्ययन करेगा, समस्त इंसिडेंट्स का अध्ययन करेगा, समस्त रिलेशनों का अध्ययन करेगा, तो समस्याएं ऑटोमेटिकली जटिल हो जाती हैं। किसी एक समस्या से जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये सबका अध्ययन करता है। तो ये समस्याएं कितनी भी जटिल हों, उस समस्त अध्ययन को अपने में सम्मिलित करता है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता छात्रों, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की यही आलोचना है कि यह किसी एक पॉलिसी को बनाने में मदद नहीं कर पाता है, और वही इसकी स्ट्रेंथ है, वही इसकी विशेषता है। किसी एक घटना से जुड़ा हुआ जो आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उसको कैसे हल किया जाएगा, उसको हल करने के लिए नीतियां क्या होंगी, उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाएगा, और कैसे पॉलिसीज का निर्माण किया जाएगा, कैसे नीतियां बनेंगी कि वह समस्याएं हल हो सकें। जैसे रोजगार की समस्या इस समय भारतवर्ष में बहुतायत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुतायत मात्रा में है। तो बेरोजगारी की समस्या को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए जितनी भी आर्थिक नीतियां बनेंगी, या आर्थिक नीतियों के बनाने का जो तरीका होगा, वो हमारे इस स्टडी का, इस अध्ययन का एक अंग बनेगा, या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का एक इशू बनेगा। इसके कई सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, कई सारे पॉलिसीज हो सकती हैं, और हर पॉलिसीज ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप होंगी। कोई ऐसी योजना नहीं जिस एक योजना से आप ऐसी जटिलताओं को दूर कर सकें। आपको किसी जटिलता को दूर करने के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टडी, एक ग्रुप ऑफ पॉलिसी, एक ऐसा लिंक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो उस समस्या को निदान कर सके। क्षेत्रों की विशेषताएं अलग होती हैं, व्यक्ति की विशेषता अलग होती है, हर समस्या का नेचर अलग अलग होता है, हर समस्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है।
तो एक ऐसी एक योजनाओं का कितना बृहद स्वरूप होगा, ये समस्त स्वरूपों का अध्ययन इस योजना के तहत किया जा सकता है। तो दैट इज वी कैन से दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। अब आता है ये केवल खुद का अध्ययन तो नहीं करता, ये अपने अध्ययन के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के सहायक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। ये जितनी भी इकाइयां माइक्रो इकोनॉमिक्स की हैं, जितना भी अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, वो सारे अध्ययन को इंटरलिंक कराता है अपने अपने अध्ययन में, और अपने अध्ययन के द्वारा उसमें होने वाले जटिलताओं को इंडिकेट करता है, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स उसे सुधार करके नई थ्योरीज को अडॉप्ट कर सके या नए रूप में उस थ्योरी का विश्लेषण कर सके। यह इसकी विशिष्टता है, जिस कारण कहा जाता है कि विदाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स the testing of the microeconomics will not be possible। बिना समष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी के आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज की सही अध्ययन, उस थ्योरी की सही उपयोगिता, सही जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। इस नाते हम समान रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं, या सारे अर्थशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि विदाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट टू बी टेस्टेड। तो ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता थी। और अंतिम विशेषता छात्रों, आज जितनी भी आर्थिक विकास की नीतियां हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। जो आज हम बार बार पॉलिसीज की चर्चा करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ें सम्मिलित हैं, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, चाहे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं, या प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। तो दीज ऑल्स आर द इन्फ्लेशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन की बात करते हैं, बजटिंग की बात करते हैं, या ये जितनी भी घटनाएं हैं, दीज ऑल इंसिडेंट्स, इकोनॉमिकल इंसिडेंट्स आर द स्टडी मटेरियल, स्टडी फील्ड्स ऑफ आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दैट वी आर सेइंग, या हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की तुलना में मैक्रो इकोनॉमिक्स बृहद अध्ययन है, बड़ा अध्ययन है, बड़ी विचारधारा का अध्ययन है, जो इसके क्षेत्र को सूक्ष्मता के बजाय एक बृहद स्वरूप प्रदान करता है, और जो सही मामले में, जो सही अर्थों में आर्थिक अध्ययन, जो आज की परिस्थितियों में, आज की आवश्यकताओं को देखते हुए, आज के आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सही आर्थिक अध्ययन को प्रस्तुत करने में, सही आर्थिक घटनाओं के विश्लेषण करने में सहायक है। यह आपके समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स था। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में संबंध क्या है। व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई जब चर्चाएं आपसे हुई, तो उस चर्चाओं के दौरान ये बातें समझ में आ रही थी कि माइक्रो कुछ और कहता है, मैक्रो कुछ और कहता है। लेकिन छात्रों, ये एक सिक्के के दो पहलू के रूप में है। जहां पर एक पहलू को अगर ध्यान रखा जाए और दूसरे पहलू को अगर छोड़ दिया जाए, तो वह सिक्का पूर्ण नहीं होता है। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ बातें रखूं, एक गाड़ी के एक एक पार्ट्स जो हैं, वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पूरी गाड़ी। अगर कोई एक पार्ट ना रहे, तो उस गाड़ी की उपयोगिता घट जाती है, या कई मामले में वह शून्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा विषय है, जो कई सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के टूल्स को लेकर के बना है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आय का अध्ययन नहीं होगा, उसके आय के घटनाओं का अध्ययन नहीं होगा, तो राष्ट्रीय आय का आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। एक उपभोक्ता की मांग का अध्ययन नहीं होगा, तो उत्पादनकर्ता के उत्पादन की रीति का आप अध्ययन नहीं कर सकते। और जब एक उत्पादनकर्ता की रीति का अध्ययन नहीं करेंगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र में आप देश के उत्पादन के फलन या उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आप बाजार का अगर अध्ययन नहीं करते हैं, तो बाजार के अध्ययन के अभाव में आप किसी देश के आय के सही विश्लेषण, या उत्पादन स्रोतों के सही विश्लेषण, या आय प्रभाव के सही विश्लेषण की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्यक्तिगत आय का अध्ययन नहीं करते हैं, तो मुद्रा की मांग का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप रोजगार के अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो
तो आपको उपभोक्ता उत्पादन समस्त इकाइयों का समेकित संपूर्ण अध्ययन होना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये एक पहलू है या एक घटनाएं हैं जो आपके माइक्रो और मैक्रो को इंटर रिलेट करती हैं, इंटर कोरिलेट करती हैं। बिना माइक्रो के, इसलिए सही कहा गया है कि बिना माइक्रो के मैक्रो नहीं और बिना मैक्रो के माइक्रो नहीं। बिना सूक्ष्म अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आप नहीं कर सकते। बिना समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़े आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जैसे वैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक प्रोडक्शन की इकाई से शुरू करती है, तो उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा ये समष्टि में आप पढ़ेंगे। और अगर आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत अपनाए गए हैं, जो रूल्स अपनाए गए हैं, जो थ्योरीज अपनाई गई है, उसकी उपयोगिता, उसकी वैलिडिटी, उसकी वेरिफिकेशन करना है, तो वो वेरिफिकेशन वैलिडिटी आप तब कर पाओगे जब वह आप समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने की बातें करोगे। तो ये एक इंटर रिलेट वर्ड है, ये एक इंटर रिलेट संदर्भ है जो ये बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ डीप रिलेशंस। इट इज जस्ट द बोथ टू पार्ट्स ऑफ क्वाइन, हेड एंड टेल, जिनके एक के अभाव में दूसरे की उपयोगिता शून्य है। अभी हमने चर्चा किया था इनके आपस में संबंध क्या है या इनका पॉजिटिव रिलेशंस क्या है। अब हम चर्चा करेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में इंटर डिफरेंसेस क्या हैं, या किन किन बिंदुओं पर, किन किन सैद्धांतिक पहलुओं के ऊपर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र मैच नहीं करता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, उनके बारे में। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर दोनों के अंतर दिख रहे होंगे, दोनों के अंतर को स्पष्ट किया गया है। कुछ बेसिस पर इनके अंतर निकाले गए हैं, जैसे विषय सामग्री के आधार पर, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के आधार पर, और इनके संबंध सहायता के आधार पर, और अंतिम में इनके लिमिटेशंस के आधार पर। मैं एक एक करके आपके साथ चर्चा करता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बार बार चर्चा आपके साथ हो रही है कि यहाँ पर एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा, एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। जबकि वहीं अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र में छात्रों संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समय इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान के अध्ययन किया जाता है, इसमें इंडिविजुअल अध्ययन नहीं किया जाता। तो पहले दोनों के बीच का अंतर का आधार यही है कि जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई, एकल घटना का अध्ययन करती है, सिंगल इकाई, सिंगल यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करती है, वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स समग्र इकोनॉमी का या टोटल इकोनॉमी का या होल इकोनॉमी को एक साथ अध्ययन करता है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग अथवा व्यापारिक इकाइयों की तेजी अथवा मंदी की विवेचना होती है। एक इकाई में तेजी के कारण क्या है, एक इकाई में मंदी के कारण क्या है, एक व्यक्ति के आय का क्या कारण है, इसका अध्ययन किया जाता है। जबकि जब इसी अध्ययन को हम समष्टि अर्थशास्त्र में लेके चलते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक अर्थशास्त्र के द्वारा, किसी एक घटना के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी, इन्फ्लेशन की अवस्था, डिफ्लेशन की अवस्था, रिफ्लेशन की अवस्था, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को अडॉप्ट या उसके क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक आदमी के लिए नहीं बल्कि एक पूरे अर्थव्यवस्था के लिए क्या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का प्रभाव है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका दूसरा अंतर पार्ट है। ये दूसरे जो डिफरेंसेस हैं हमारे माइक्रो और मैक्रो का, वो हुआ। तीसरी हम चर्चा कर रहे हैं रिलेशंस के बारे में, सहायता के बारे में, हेल्प्स के बारे में। उपभोक्ता और फर्म को यथेष्ट बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट, सर्वोत्तम बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, जहां पर उनको अधिकतम सहायता मिलती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ये अध्ययन कराता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक उपभोक्ता सर्वाधिक संतुष्टि कहाँ मिलेगा, जहां पर उसको अधिकतम संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। एक फर्म को सर्वाधिक संतुष्टि कहाँ मिलेगी, जहां पर उसको सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त होगा है। जबकि अगर हम यही बात समष्टि अर्थशास्त्र में करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु का क्या होगा, या पूरे अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम, संतुलन कहाँ प्राप्त होगा, जहां पूर्ण रोजगार की अवस्था होगी, जहां अधिकतम रोजगार की अवस्था होगी, जहां इकाइयों का अधिकतम यूज किया जाएगा, वहां ये संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। तो यह भी दोनों के अंतर का एक विषय है।
जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल संतुलन बिंदु की बात करता है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात करता है, पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करता है। और लास्ट जो अंतर है छात्रों, बेस्ट अर्थशास्त्र की इकाई जो है का क्षेत्र जो है वो सीमांत विश्लेषण मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर डिपेंड करता है। इसका क्षेत्र लिमिटाइज है, सीमित है, ये एक सीमा तक ही अध्ययन करता है, एक सीमा तक ही अध्ययन में सम्मिलित करता है। जबकि अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बातें करें तो यह संपूर्ण राष्ट्रीय आय, देश के संपूर्ण पूर्ण रोजगार या राजस्व की दशाएं या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का पूर्ण विश्लेषण करता है। मतलब पूरी राष्ट्रीय आय में बढ़ते घटते क्रम का पूरा अध्ययन। राष्ट्रीय आय का अध्ययन केवल एक अर्थव्यवस्था का नहीं है, हमारे अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार के कारण भी जो प्रभाव पड़ रहा है वह भी इसका पार्ट है। तो इस अध्ययन में एक बृहद अध्ययन शामिल है, एक बृहद अध्ययन के विषय को सम्मिलित किया जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम छात्र पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सूक्ष्म क्षेत्र का अध्ययन शामिल किया गया है। अगर नट्स में कहा जाए तो दोनों में तमाम समानताएं हैं, लेकिन उन समानताओं के बावजूद भी इसमें बहुत सारे अंतर भी हैं, बहुत सारे अंतर विरोध भी हैं, अंतर इन डिफरेंसेस भी हैं। वो इसके विषय सामग्री को अलग अलग स्पष्ट करते हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ इस लेक्चर में की। आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्पष्ट भाषा में मैंने आपके सामने बेस्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के विशेष बिंदुओं को, विभिन्न बिंदुओं को अध्ययन किया है या अध्ययन की दृष्टि से आपके सामने उपलब्ध कराया है। संभवतः आपको अब बेस्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को समझने में जटिलता नहीं होगी। इसी आशा के साथ स्टूडेंट्स मैं इस लेक्चर को अब समाप्त करता हूं। अगर इस पूरे लेक्चर्स में आपको किसी भी बिंदु पर ऐसा लग रहा हो कि नहीं, हाँ ये पॉइंट्स बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप ऑटोमेटिकली मुझे कमेंट के द्वारा मैसेज कीजिए या आप हमें व्यक्तिगत इन्फॉर्म करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450269098। आप इसके अलावा मुझे कमेंट करके भी मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आशा करता हूं कि ये आपके लिए यथेष्ट है, आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे इस लेक्चर में किस बिंदुओं पर आपको सब बहुत क्लैरिफाई मैं नहीं कर पाया हूँ, ताकि मैं अगले लेक्चर्स में उन चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ। ये एक इंट्रोडक्शंस की इकाई जो थी, जो परिचय की इकाई थी, उसके बारे में ये मेरा लेक्चर था। इसके पहले भी जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो बेसिक्स हमारे लेक्चर्स हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स रहे हैं, जिसमें हमने डेफिनेशंस की चर्चा की है। उसके 2 वीडियोस आपके सामने उपलब्ध हैं। नेचर ऑफ द इकोनॉमिक साइंस एंड आर्ट के बारे में एक वीडियो आपके साथ दिया है और ये चौथा वीडियो हमारा था इस इंट्रोडक्शंस के पार्ट के बारे में। अब अगला वीडियो स्टूडेंट्स हम आपके सामने जो इसके से इंटरकनेक्टेड जो दूसरा वीडियो हमारा होगा वो हमारी यूटिलिटी का होगा, तटस्थता वक्र का होगा, उपयोगिता विश्लेषण का होगा। तो जरूर वो आपके लिए प्रभावी होगा। तब तक आप मुझे कमेंट करें, मुझे आपकी जो क्वेश्चंस हैं तटस्थता वक्र से जुड़ा हुआ आप मुझे फॉरवर्ड करें, ताकि उस चीज़ों को मैं अपने उस लेक्चर में सम्मिलित कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।